गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भगत सिंह के विशेष संदर्भ में क्रांतिकारियों की विचारधारा व योगदान। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के समय से ही इसके शोषणकारी स्वरूप के विरुद्ध संग्राम आरंभ हो गए थे। विदेशी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के लोगों ने कई तरीके अपनाए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर उसके बाद बड़ी घटना हुई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और उसके ऊपर नरमपंथियों का बोलबाला था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले वो केवल प्रस्ताव पास करते, पत्र लिखते और प्रार्थना लेकर के वो अंग्रेजों के पास चले जाते, अंग्रेज उसे ठुकरा देते। ये विचारधारा 20 साल तक चली। और लेकिन अब उसमें कांग्रेस में भी कुछ ऐसे युवा नेता आए जिसे लाल बाल पाल कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस की ये नरमपंथी विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने स्वराज्य प्राप्त करने का मिशन रखा, लेकिन उनका भी तरीका केवल धरने और बहिष्कार तक था। विदेशी साम्राज्य का विरोध करने का उनका तरीका युवा जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने केवल बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से ही देश की आज़ादी प्राप्त कर सकें, ऐसा उन्होंने नहीं लगा। उन्होंने नरमपंथी राजनीति की अव्यावहारिकता तथा उग्रपंथी राजनीति की असफलता के कारण उत्पन्न निराशा एवं सरकार की दमनात्मक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कुछ युवकों के मन में हिंसा तथा आतंक द्वारा विदेशी शासन को समाप्त करने का विचार उत्पन्न हुआ। भारत तथा विदेशों में होने वाली कुछ घटनाओं ने भी नवयुवकों को इस दिशा में मुड़ने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक क्षेत्र में उभरी इस विचारधारा को आतंकवादी या क्रांतिकारी कहा गया। ये जो क्रांतिकारी होते हैं, ये क्रांतिकारी युवा होते हैं और वो आज़ादी के लिए मतवाले होते हैं, और जिन्होंने बलपूर्वक अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, उस क्रांतिकारी विचारधारा में लोगों ने देश को गुलामी से मुक्त करके पवित्र करना जिंदगी से भी बढ़कर महत्वपूर्ण लगा। और यही कारण था कि ये लोग फांसी पर चढ़ने के लिए तथा जेल में सड़कर अपनी आहुति देने के लिए तैयार थे, परंतु अपने लक्ष्य को कभी भी हल्की नज़र से देखने को तैयार नहीं थे। ऐसे क्रांतिकारियों में वासुदेव, बलवंत फड़के, चापेकर भाइयों, रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल ढींगरा, वीरेंद्र कुमार घोष, सरदार भगत सिंह आदि के वक्तव्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इन लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये लोग क्रांति के द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाकर समानता के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। पहला कारण था संवैधानिक साधनों की असफलता। कांग्रेस के ने जो संवैधानिक तरीके से जो आज़ादी प्राप्त करने का तरीका था, वो असफल हो चुका था। उग्रवादी नेताओं के संपूर्ण कार्यक्रम और राजनीतिक आंदोलन भी शांतिपूर्ण विरोध पर आधारित थे, जिसका अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा कारण था आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों ने भी देश के चारों तरफ तबाही मचा दी थी। स्वतंत्र व्यापार नीति से देश का व्यापार व उद्योग ठप था। कृषि की हालत बुरी थी। देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी। भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था। भारत के धन का उपयोग अफगानिस्तान, तिब्बत एवं अफ्रीका की लड़ाइयों में हो रहा था, और युवा ये बात भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने हिंसात्मक साधनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के प्रयासों में वो जुट गए। इसके बाद अकाल था, प्लेग की महामारी आई 1897 ईस्वी के आसपास, और इससे दक्षिण भारत की बड़ी आबादी मौत के मुंह में चली गई। परंतु सरकार ने अकाल पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टे इन दिनों भारत के धन को महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती मनाने पर खर्च किया। प्लेग ने भी भारी तबाही मचाई थी। सरकार ने इस घटना के लिए तिलक को बार बार जिम्मेदार माना, उन्हें 18 मास के लिए कारावास की सजा दे दी। इससे भी क्रांतिकारी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन को उत्साहित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बंगाल का विभाजन था। लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए तथा सांप्रदायिकता का जहर घोलने के लिए प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ये
इस विभाजन को भारत की राष्ट्रीयता पर गहरी चोट समझा गया और इससे वो युवा आतंकवाद की तरफ मुड़े। बंगाल में क्रांतिकारी गुप्त समितियां स्थापित हो गई और ताकत के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को नष्ट करने का प्रयत्न करने का प्रयास होने लगा। धार्मिक नेताओं के कारण, धार्मिक नेताओं में भी लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन्स सिरेल ने भी लिखा था कि भारत में आतंकवाद पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी और उसे कट्टरवादी हिंदुओं ने प्रेरित किया था। उन्होंने बताया, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी युवाओं को बताया कि आत्मा अजर और अमर है और सबसे बड़ी जो धर्म राष्ट्रभक्ति है। नवयुवकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा और देश के लिए बलिदान देना अपना धार्मिक कर्तव्य हो गया। साहित्य का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, रविंद्रनाथ टैगोर की देशभक्ति की रचनाएं, वीरेंद्र कुमार घोष ने भी अपने नवयुवकों को अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। 1905 में रूस पर जापान की विजय ने साम्राज्यवादियों की अजेयता से पर्दा उठा दिया। अब युवाओं में आत्मविश्वास जगा। आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध जो कदम उठाए उससे भी नवयुवकों को प्रेरणा मिली। सरकार की दमन नीति का भी प्रभाव पड़ा। कांग्रेस में विभाजन से अंग्रेजी सरकार को राष्ट्रवादी तत्वों से निपटने का मौका मिल गया और उन्होंने बंगाल में दमनकारी नीति अपनाई। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह एवं तिलक, वीरेंद्र कुमार घोष जैसे नेताओं पर राजद्रोह का कानून लगाकर उन्हें देश से निकाल दिया गया और भी उन्होंने कई प्रकार के दमन भारतीय क्रांतिकारियों पर किया और इस दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप ही क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रांतिकारियों के उद्देश्य क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे और उनके साधन किस प्रकार के थे। क्रांतिकारियों के उद्देश्य हैं, सबसे पहला उद्देश्य तो ब्रिटिश शासन का अंत करना था। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शासन को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हटाया जा सकता, अतः वे हिंसा एवं आतंक से अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे। दूसरा, क्रांतिकारी भारत में अन्याय एवं शोषण के आधार पर टिकी समाज व्यवस्था का अंत करके न्याय एवं समानता के आधार पर नए समाज का निर्माण करना चाहते थे। तीसरा, वे सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं का अंत करके भारत में किसान मजदूर के राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनका उद्देश्य भारत से विदेशी सभ्यता संस्कृति का अंत करके सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना था। वो मानवतावादी थे और वो उसी अधिकारी की हत्या करते थे जो देशभक्तों पर अधिक अत्याचार करते थे। वे अपने त्याग एवं बलिदान द्वारा विदेशों में भारत की छवि सुधारना चाहते थे। इसके बाद क्रांतिकारियों के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत पर है, सबसे पहला जो सिद्धांत है, उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजी शासन पाशविक बल पर स्थित है और इसका अंत केवल पाशविक बल के द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक साधनों में अविश्वास हो गया था और वो इनको एकदम व्यर्थ समझते थे। वो प्रार्थना पत्रों में विश्वास नहीं करते थे। उग्रवादियों का निष्क्रिय विरोध भी सरकारी दमन को कम नहीं कर सकता था। उनका संवैधानिक साधनों से विश्वास उठ गया था। हिंसात्मक साधनों पर विश्वास, क्रांतिकारियों का हिंसात्मक साधनों पर विश्वास था। उनका अनुनय विनय पर उनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उनका विचार था कि अंग्रेजी राज्य का आधार हिंसा है और उसे केवल हिंसा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद उनका सिद्धांत यानी जो क्रांतिकारी थे वो अति आत्मविश्वासी थे। क्रांतिकारियों में आत्मविश्वास की भावना प्रबल थी। वे भारतीयों को इन्हीं भावनाओं से भरना चाहते थे। उनका कहना था कि इस देश में अंग्रेजों की संख्या आटे में नमक के स्थान के समान है। यदि हम संकल्प करें तो अंग्रेजी साम्राज्य को एक दिन में मिटाया जा सकता है। इसके बाद उनका विचार था मारो था मरो। क्रांतिकारी का सिद्धांत था कि या तो अंग्रेजों को मारो या खुद फांसी के फंदे पर चढ़ जाओ। स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो, परंतु उससे पहले कम से कम एक अंग्रेज का जीवन समाप्त कर दो। देवी की आराधना पूरी नहीं होगी यदि तुम एक और बलिदान किए बिना देवी के चरणों में अपनी बलि चढ़ाओगे। क्रांतिकारियों का नारा था, प्राण देने से पहले प्राण लो। वे अपने वतन के लिए दुश्मन की जान लेना भी चाहते थे और अपनी जान देना भी चाहते थे। जन जागृति पर विश्वास, क्रांतिकारियों का विश्वास था कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। जनता तभी सहयोग करती है जब उसमें जागृति हो, इसलिए वे जनता में जागृति पैदा करना चाहते थे।
धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास। यद्यपि क्रांतिकारी हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे तथा उन्हें दुर्गा काली की उपासना भी की थी। बंगाल के क्रांतिकारी देवी के उपासक थे और युगांतर के लेख से इसकी पुष्टि होती है। क्रांतिकारियों में हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मों के योग शामिल हो गए थे। उन्हें राष्ट्रीयता परम धर्म था। उनका समाजवाद में भी विश्वास था। वो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक असमानताओं को दूर करके समानता के आधार पर समाज का गठन करना चाहते थे। क्रांतिकारियों के साधन और कार्य प्रणाली। क्रांतिकारियों के जो साधन थे वो सैनिक विद्रोह के द्वारा वो अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे। उन्होंने अपनी सशस्त्र सेना बनाई और इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। हत्याएं दूसरा उनका कार्य था। क्रांतिकारी का अधिकारियों था मुखबिरों की हत्याएं करना भी एक प्रमुख साधन था। उनकी मान्यता थी जब बदनाम अधिकारियों की मुखबिरी की हत्याएं की जाएंगी तो सरकारी शासन व्यवस्था चरमरा जाएगी और अंग्रेज आतंकित होकर देश से छोड़कर भागकर चले जाएंगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र घोष ने अपने साथियों को हत्याएं करने की प्रेरणा दी। उनका संदेश था कि तलवार हाथ में लो तथा सरकार को मिटा दो। तो अतः हत्याएं करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने बमों का प्रयोग किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को भयभीत करने के लिए, उनकी हत्याएं करने के लिए बमों का प्रयोग किया। क्रांतिकारियों की गुप्त समितियां युवकों को शस्त्र चलाने तथा बम बनाने का प्रशिक्षण भी दिया करती थी। क्रांतिकारियों ने डकैती का भी सहारा लिया क्योंकि क्रांतिकारियों में जो समूह थे उन्होंने अपने लिए बम बनाने, हथियार खरीदने, सेना तैयार करने, मुकदमे लड़ने के लिए धन की आवश्यकता थी और धन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। परंतु अधिकांश लोग उन्हें खुले रूप से चंदा नहीं दे सकते थे। उन्हें सरकार का भय रहता था, इसलिए उन्होंने डाके डालने की योजना बनाई। वे लोगों से व सरकारी खजाने से धन लूटते थे। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी डकैती क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके बाद वो बलिदान का रास्ता अपनाते थे। क्रांतिकारी हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। उनका विचार था कि एक बलिदान से हजारों लोगों को क्रांति के मार्ग पर लाया जा सकता है। युगांतर में वीरेंद्र घोष ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो, परंतु उससे पहले कम से कम एक अंग्रेज का जीवन समाप्त कर दो। साहित्य का भी उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वो अपने विचार में जैसे संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, नवशक्ति आदि क्रांतिकारियों के पत्र थे। अकेले युगांतर की 50,000 कापियां बिकी थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक के द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एकजुट होने की अपील भी की गई थी। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले बंगाल में हुआ। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ और इसके विरोध में वहाँ पर 500 शाखाएं स्थापित हो गई थी और बंगाल क्रांतिकारियों की राजधानी बन चुका था। बंगाल में क्रांतिकारी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने इस विश्वास के साथ एक बग्गी पर भी बम फेंक दिए थे कि इससे बदनाम जज किंगफोर्ड होगा, परंतु गलती से इस घटना में बुग्गी में बैठी श्रीमती कैनेडी एवं उनकी पुत्री की हत्या हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारी आंदोलन चला। दामोदर हरि चापेकर व बालकृष्ण हरि चापेकर नामक भाइयों ने सर्वप्रथम पूना में 1896 में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसके बाद दामोदर वीर सावरकर ने महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने नासिक में अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी गठन का गठन किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, गणेश सावरकर, P.N. बापट, K.G. खरे, करवे आदि प्रमुख क्रांतिकारी थे। पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का परिणामस्वरूप सरदार अजीत सिंह थे। इनके अतिरिक्त लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद, मास्टर अमीरचंद, लालचंद फलक, लाला पिंडीदास पंजाब के अग्रणी क्रांतिकारियों में से थे। और इसके बाद सरदार भगत सिंह भी पंजाब से ही आते हैं, जिन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया था। इसके बाद मद्रास में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। राजस्थान में भी कई तरह के क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई। इनमें अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, राम गोपाल राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। विदेशों में भी जैसे मदनलाल ढींगरा भी
भी इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। वे पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। 1906 में वो इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए थे। उसके बाद लाला हरदयाल ने भी गदर पार्टी बनाई थी। उन्होंने भारत माता सोसाइटी का भी गठन किया था। सरदार सिंह राणा भी प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हेमचंद्र को क्रांतिकारियों ने बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए रूस भेजा। तो भी वे भी रूस जाना चाहते थे, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने वंदे मातरम, इंडियन फ्रीडम तथा तलवार नामक पत्रों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। इसके बाद गदर आंदोलन हुआ और गदर आंदोलन के अंदर गदर आंदोलन के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।